नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के वीडियो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले पार्लियामेंट रिपोर्टर के लिए यहाँ पे डिक्टेशन का अभ्यास करेंगे। चाहे आप लोकसभा की तैयारी कर रहे हो, राज्यसभा की कर रहे हो, विधानसभा की कर रहे हो या विधान परिषद की कर रहे हो, सभी के लिए बेहद लाभकारी होगा। तो 10 मिनट का डिक्टेशन होगा, सभी लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे और मैटर को प्रैक्टिस करके रीडिंग करेंगे। रीडिंग करने के बाद ट्रांसक्राइब करके पीडीएफ से मिला के जरूर बताएंगे कितनी मिस्टेक हो रही है, कितनी आपकी तैयारी हो रखी है। 150 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से होगा। सभी लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है std4stenographer@gmail.com। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। और डिक्टेशन को लिखने के बाद अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ताकि आने वाले वीडियो में हम और बेहतर कर पाएं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए स्टार्ट। रेडी 5 सेकेंड स्टार्ट। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रिमंडलीय सचिव आपसे प्रशासन की व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता के बारे में पहले से ही कह चुके हैं। वास्तव में व्यवस्था चाहे जैसी भी हो, उसकी कुशलता इस बात पर पूरी तरह से निर्भर करती है कि उसके पीछे जुड़ा हुआ व्यक्ति योग्य है या फिर नहीं है। वर्तमान ढांचे के अंतर्गत भी जैसा कि मंत्रिमंडलीय सचिव जी ने कहा है कि जल्दी से निपटाने, अधिक सूझबूझ और कल्पना शक्ति से काम करने, लगातार यह देखते रहने की कौन सी बाधाएं काम की राह में बाधा उत्पन्न कर रही हैं और कौन सी बाधाएं काम की राह के बीच में खड़ी हुई हैं, उनको दूर करने की गुंजाइश हमेशा ही बनी रहती है। बस आवश्यकता इस बात की है कि हम हमेशा सकारात्मक रूप से सोचने का प्रयास करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यों का प्रशासन बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जो काम करना चाहते हैं उसे लागू करने का वही एक अकेला माध्यम होता है। राज्य के प्रशासन के अंतर्गत मुख्य सचिवों का स्थान माला में एक मोती के समान होता है, जिस पर पूरे ढांचे की कार्यकुशलता पूरी तरह से निर्भर होती है। मुख्य सचिव चूंकि सूबे का मुखिया होता है, अतः मुख्य सचिव का भी पूरी तरह से यह दायित्व बनता है कि उसके सूबे का प्रशासन भली प्रकार से नियंत्रण में रहे। मुख्य सचिव अपने अधीनस्थ अधिकारियों तथा कर्मचारियों को आवश्यक मार्गदर्शन देते हैं तथा उनका भली प्रकार से नेतृत्व करते हैं। मुझे यह बताते हुए बहुत दुख का अनुभव हो रहा है कि अनेक आयोग बनाए गए और समाप्त किए गए और साथ ही साथ प्रशासनिक सुधार हेतु समय समय पर अनेक बहसें भी की गईं, लेकिन इतना सब किए जाने के बावजूद भी हमारे प्रशासनिक ढांचे में अब तक बहुत कम सुधार हो सका है। माननीय सभापति महोदय, हम यह बात पूरी तरह से मानते हैं कि आपातकाल से कुछ अनुशासन आया है, लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि शुरुआती चुस्ती में अब पहले की तुलना में काफ़ी कमी आ गई है। मुझसे मिलने आने वाले ने भी इस बात की पुष्टि की है। रेल व्यवस्था में भी थोड़ी सी ढिलाई देखने को मिल रही है। इससे यह आवश्यकता साफ तौर पर दिखाई देने लगती है कि केवल उपस्थिति और समय का पालन करने के मामले में ही नहीं, बल्कि काम को कुशलता से निपटाने के लिए भी हमें लगातार सतर्क रहने की आवश्यकता है और इस बारे में निर्णय लेते हुए अपने कर्मचारियों के उत्साह, उनकी सूझबूझ तथा शिष्ट व्यवहार को भी हमें विशेष रूप से ध्यान में रखना होगा। माननीय अधिष्ठाता महोदय, अब तक के अनुभव से मुझे इस बात का पता चलता है कि कुछ राज्यों ने अभी तक कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभागों का ठीक प्रकार से गठन ही नहीं किया है। अन्य राज्यों में ये विभाग केवल नियुक्ति, स्थानांतरण आदि का काम ही देखते हैं, लेकिन उन्हें कहीं ज़्यादा जीवंत और प्रगतिशील दृष्टिकोण से काम करना चाहिए। प्रशासन अपने आप में कोई एक ध्येय नहीं होता है, वह किसी ध्येय को प्राप्त करने का एक बहुत बड़ा साधन होता है। वह उन लोगों के लिए नहीं है जो उसका संचालन करते हैं, बल्कि वह इस देश की आम जनता के लिए है। उसका सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य इस देश की सामान्य जनता के हितों को अच्छी तरह से साधना है, जो भारतीय संसद द्वारा अंगीकार किए गए सरकारी कार्यक्रमों के जरिए उपलब्ध किया जाता है।
मैं यह कहना चाहता हूं कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि विभिन्न विभागों के अधिकारी जात या ऐसी ही तुच्छ बातों को लेकर गलत प्रकार की राजनीति में बिल्कुल भी न उलझें। यह उनका काम नहीं है। उनका काम अपने मातहतों को अपने नियंत्रण में रखना है तथा अपने कार्यक्षेत्र के अधीन आने वाले सभी प्रकार के सरकारी कार्यों का सही प्रकार से निस्तारण करना है। यदि विभाग के विभागाध्यक्ष यानी किसी विभाग के उच्चाधिकारी ही इस तरह की तुच्छ राजनीति में पड़ जाएंगे तो मैं समझता हूं कि तब सरकारी कार्यों का प्रभावित होना पूरी तरह से निश्चित है। माननीय डिप्टी स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सरकारी अधिकारियों की एक अन्य महत्वपूर्ण बात भी बताना चाहता हूं। आमतौर पर सरकारी सेवाओं में आने वाले युवा अधिकारी उत्साह और जोश से प्रेरित होते हैं। उनको ट्रेनिंग के दौरान जो प्रशिक्षण दिया जाता है और जो बातें सिखाई जाती हैं उनका पूरी तरह से वे पालन करने का प्रयास करते हैं। उनको जो शपथ दिलाई जाती है उसके प्रति भी वे पूरी तरह से वचनबद्ध होते हैं। देखने वाली बात यह है कि जैसे जैसे वे सिस्टम के प्रभाव में आना शुरू करते हैं वैसे वैसे ही उनकी नकारात्मक छवि उभरना शुरू हो जाती है। उनमें से लगभग 90% अधिकारी अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से भूल जाते हैं और एन केन प्रकारेण उनका प्रयास पैसा, प्रतिष्ठा और ताकत हासिल करना हो जाता है। यह जो नकारात्मक प्रथा शुरू हो गई है, हमें इस प्रकार की प्रथा को जल्द से जल्द समाप्त करना ही होगा। माननीय अध्यक्ष जी, विभिन्न प्रकार के विकास कार्यक्रमों, विशेष रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम के पालन के बारे में सूचनाएं एकत्र करने के लिए एक देखरेख संबंधी तथा मूल्यांकन संबंधी सेल बनाने के विचार का मैं हृदय से स्वागत करती हूं। यह एक स्वागत योग्य पहल है जिसे बहुत समय पहले ही बन जाना चाहिए था। 20 सूत्री कार्यक्रम के बारे में यहाँ काफ़ी कुछ कहा गया और लिखा गया है। उसके बारे में इससे ज़्यादा विशेष बात और कुछ भी नहीं हो सकती है कि हमारे देश में जो समरस काम हाथ में लिए गए हैं वे इतने ज़्यादा हैं कि हमें इनमें से कुछ कामों पर विशेष रूप से जोर देना पड़ा है जिससे हमारी प्रगति पूरी तरह से सुनिश्चित हो सके और उसकी छाप हमारे प्रयासों पर अच्छी तरह से पड़ सके। 20 सूत्री कार्यक्रम में वे सारी बातें विशेष रूप से रखी गई हैं जिन्हें हमने जनता के कुछ सबसे ज़्यादा कमज़ोर वर्गों की सहायता के लिए सबसे अधिक ज़रूरी समझा है। अतः इस कार्यक्रम को तत्परता से लागू किया जाना भी बेहद ज़रूरी है। माननीय उपाध्यक्ष जी, यह एक बहुत बड़े कार्यक्रम का एक छोटा सा हिस्सा है। यह पूरे विकास का ही एक अंग कहा जा सकता है। अंतिम रूप से अधिक उत्पादन तथा अधिक विकास के जरिए ही हम इस देश के लोगों को दिए गए वायदे पूरे कर सकेंगे और इस कार्यक्रम के विषयों को भी सफल बना सकेंगे। उदाहरण के लिए, जब तक अधिक विकास नहीं किया जाएगा तब तक रोजगार के अधिक अवसर पैदा ही नहीं हो सकते हैं। रोजगार के अवसर पर ही अनेक अन्य कार्यक्रम तथा इस देश के लोगों के जीने का ढंग, उनका रहन सहन निर्भर करता है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा आपको एक सुझाव यह है कि आप ऐसा कार्यक्रम बनाने के बारे में भी गंभीर रूप से विचार कर सकते हैं जो कि कार्य को सरल बनाने के उपाय सुझाए, काम देरी से होने और अन्य बाधाओं को पूरी तरह से दूर करने के उपायों के बारे में भी सलाह दें। विभिन्न विभागों में पहले की तुलना में और भी अच्छा संतुलन रखें और यह भी देखने का काम करें कि आप कैसे और किस प्रकार से अधिक कुशलता से काम करते हैं। सभी प्रकार की समस्याओं को समग्र दृष्टि से देखने की आवश्यकता है और हमें ऐसा करना चाहिए। केंद्र में शासन करते हुए हमारे सामने सबसे बड़ी यह कठिनाई लगातार बनी रहती है कि केंद्र सरकार के अधीन प्रत्येक मंत्रालय यह सोचता है कि वह अपने आप में एक साम्राज्य है और एक अलग शक्ति से जुड़ा हुआ है। उसके बाद अचानक ही ऐसी कोई भूल हो जाती है जिसका कारण यह होता है कि पहले से ही पर्याप्त रूप में विचार विमर्श नहीं किया गया था। यही बात राज्यों के प्रत्येक मंत्रालय पर और राज्यों तथा केंद्र के बीच और राज्यों तथा राज्यों के बीच संबंधों पर भी अच्छी तरह से लागू होती है।
माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इधर उधर की बात नहीं करना चाहता हूं और न ही मैं किसी को बहकाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं तो केवल इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि कोई भी मामला ऐसा नहीं है जो केवल किसी राज्य तक ही सीमित रह सके या उस राज्य से ही संबद्ध हो। वास्तव में सभी मामले इस देश के प्रत्येक राज्य से संबंधित होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक राज्य उस मामले से प्रभावित है तो दूसरा राज्य उस मामले से पूरी तरह से अछूता है। हाँ, यह बात मानी जा सकती है कि दूसरा राज्य उस मामले या उस समस्या से कम ग्रसित हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि प्रत्येक राज्य हर मामले से किसी न किसी तरह से जुड़ा हुआ होता है। मान्यवर, मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर अपनी बात जल्दी से समाप्त करना चाहता हूँ। आज सबसे बड़ी समस्या जिससे विश्व का हर देश जूझ रहा है वह है आतंकवाद। आतंकवाद के लिए हम यह नहीं कह सकते कि यह केवल एक राज्य, एक देश तक ही सीमित है। हमारे देश की बात की जाए तो यदि मुंबई में आतंकी हमला हुआ तो इसका मतलब यह नहीं है कि केवल मुंबई ही उससे प्रभावित है, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमारे पूरे देश पर आतंकी हमला हुआ है और हमारे देश के अन्य सभी राज्य भी आतंकी गतिविधियों से प्रभावित हो सकते हैं। धन्यवाद। समाप्त। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों, अगर आप डेली डिस्कशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।